So, once again, welcome back to our YouTube channel. So, first of all, I would like to say sorry to all of you because I'm too late to making the video, and also I'm very thankful to all of them जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। एज यू गाइस नो, आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं 18 फरवरी से, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम से हम अपने चैनल पर कंटिन्यू नहीं थे ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट अब से हम अपने चैनल पर कंटिन्यू रहेंगे और कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, जो कि यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के कुछ टॉपिक्स हम इसके बारे में कवर करेंगे, जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, और रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त रूप क्या होता है। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम अनसोल्ड से लेंगे, जो कि हमारे पास अखिल का अनसोल्ड है क्लास 10th का। ठीक, तो केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं, इनके दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, लिखते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ने से पहले हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? आपने जैसे देखा होगा, बर्फ़ होती है, ठीक, बर्फ़ पिघल कर क्या बन जाती है, जल बन जाती है। तो बर्फ़ कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल जाती है? द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक, तो जैसे ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदली, तो इसके किस चीज़ में परिवर्तन हुआ? इसकी आकृति चेंज हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक, आकृति चेंज हो जाती है, इसका घनत्व भी चेंज हो जाता है, और घनत्व के साथ साथ इसका आयतन भी चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से बर्फ़ पिघल के जल में परिवर्तित हो जाती है, तो ये ठोस से द्रव अवस्था में चली गई। ठीक, तो इसके किस किस चीज़ में चेंजेस आए? इसकी आकृति भी चेंज हो जाती है, इसका घनत्व भी चेंज हो जाता है, और इसका आयतन भी चेंज हो जाता है। ठीक, अगर हम फिर से जल को ठंडा कर दें, और ठंडा करने के बाद इसको दोबारा बर्फ़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, यानी बर्फ़ पिघल करके जब जल में बदल जाती है, तो जल को हम दोबारा से ठंडा करके हम बर्फ़ में भी बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पानी को आप फ्रिज में रखते हैं और वो बर्फ़ में बदल जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसके अंदर बर्फ़ ठोस अवस्था में था, उसको द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो उसके किसी चीज़ में चेंजेस आए, आकृति उसकी चेंज हो गई, घनत्व चेंज हो गया, घनत्व के साथ साथ उसका आयतन भी चेंज हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से फिर वापस से उसको द्रव से ठोस में परिवर्तित कर दिया गया। मगर एक चीज़ देखो, यहाँ पे उसकी आकृति चेंज हुई, ठीक, भौतिक परिवर्तन हुआ। अब देखो, बर्फ़ और जल, यानी जल का जो संरचना होती है, रासायनिक संरचना H2O, ठीक, तो जल की भी यही होती है और बर्फ़ की भी यही होती है। तो इसकी जो रासायनिक संरचना है, क्या है? रासायनिक संरचना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक, यानी बर्फ़ के पिघलने और बर्फ़ के जमने से उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? एक अस्थायी परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन होगा। और बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को बोलते हैं जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण दोनों ही चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जिसमें रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण ये दोनों चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जल है, ठीक, H2O, इसके अंदर जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? इसका विद्युत अपघटन होता है, और ये H2 + O2। ठीक, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक, किस में परिवर्तित होता है? मतलब जल के अंदर जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसका जल अपघटन होता है, तो ये किस किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। ठीक, तो इसके क्या हुआ? इसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो गया।
देखो यहाँ पे इस दोनों की क्या हुआ, रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ जल की। यहाँ पे देखो रासायनिक संरचना कुछ और थी, ठीक, और यहाँ पे कुछ रासायनिक संरचना कुछ अलग अलग दिख रही है। तो इसी परिवर्तन को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आएगा। अब बात करेंगे हम किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की। क्या, रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अगर सिंपल भाषा में बोलें तो उसको बोलेंगे जैसे पुरानी चीज़ें आपस में टूटेंगी या जुड़ेंगी, ठीक, और एक नया पदार्थ बनाएंगे, नई गुण वाला पदार्थ। तो अगर इसको हम डेफिनेशन देखें इसकी तो क्या होगा, मतलब सिंपल भाषा में देखोगे तो पुरानी चीज़ें क्या होंगी, या तो टूटेंगी या जुड़ेंगी और एक नए गुण वाला पदार्थ बनाएंगी। इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और अगर इसको डेफिनेशन देखें हम इसकी, तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक, रासायनिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और सिंपल भाषा में बोले तो पुरानी चीज़ें टूटेंगी जुड़ेंगी और एक नई चीज़ बनाएंगी। ठीक, जैसे खाने का पकना हो गया, कच्ची सब्जियां होती हैं, उसको गर्म किया जाता है तो वो पक जाती हैं। ठीक, एक नया स्वाद बनता है, कलर अलग होता है उसका, तो वो क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहा होता है ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, एक नया पदार्थ बनाता है, जंग, भूरे कलर का। आपने देखा होगा सरिये वरिये पे, लोहे वोहे पे जो जंग लग जाती है, जो भूरा भूरा सा पदार्थ होता है, वो जंग होती है। तो ये सब क्या है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, तो क्या बोलेंगे उसको, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक, वो रासायनिक तत्व भी हो सकती है, यौगिक भी हो सकते हैं, रासायनिक तत्व या यौगिक आपस में मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं। नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं। ठीक, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नए गुण वाला पदार्थ बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पे जंग कैसे लगती है, लोहा होता है, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, ठीक, और क्या होता है, जल भी होता है उसमें, वायुमंडल से नमी ले लेते हैं, या फिर पानी उसमें लगा हो, या फिर वायुमंडल की नमी से एक नया पदार्थ बनता है, क्या, जंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, एक नए पदार्थ बना रहे हैं। ये क्या है, एक नया पदार्थ है, नए गुण वाला पदार्थ, नया पदार्थ है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, रासायनिक तत्व या यौगिक आपस में मिलके एक नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, ठीक, जैसे खाने का पकना,
खाने का पकना होता है, जैसे कच्ची सब्जियां होती हैं, कच्ची सब्जियां होती हैं, उनको गर्म करते हैं, पकाते हैं उनको, तो क्या होता है, पकी हुई सब्जियां हो जाती हैं, पक जाता है खाना। ठीक, तो उसका क्या होता है, उसका स्वाद भी अलग होता है। ठीक, उसका रंग भी अलग होता है। ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं? हम्म यही एग्जाम्पल है। ये सारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं। और केमिकल रिएक्शन कहीं हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, किस किस चीज़ में परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी कहीं भी अगर हमें देखना है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वहाँ उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन। ठीक, और क्या होगा, उसके तापमान में भी परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक, गैस निकलेगी कोई, गैस में परिवर्तन, सॉरी गैस में परिवर्तन नहीं, गैस, गैस का निकलना, गैस निकलेगी। और क्या होगा, हाँ यहाँ पे रंग चेंज हुआ था, इसके रंग में परिवर्तन होगा। रंग में परिवर्तन होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन, कहीं भी कोई चीज़ अगर हमें पता करनी है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों को देख लो। क्या उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी। एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, इसमें आते हैं अभिकर्मक या अभिकारक या फिर उत्पाद। ठीक, तो अभिकारक किसको बोलते हैं? एक तो इस तरीके से समझ लो, तीर का निशान लगा हुआ होता है, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक, और जो पदार्थ बनता है अभिकारकों से, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। सिंपल, ये हो गया। ठीक, जिन, अब अगर वैसे देखो तो जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, जिन रासायनिक पदार्थों में क्या होता है, जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उनको अभिकारक बोलते हैं। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, जल, इनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ तो क्या बना, जंग बना। तो ये जिन पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है उनको क्या बोलेंगे, अभिकर्मक। लोहे में परिवर्तन हो रहा है तो लोहा क्या होगा, अभिकारक होगा। ऑक्सीजन में परिवर्तन हो रहा है, जल में परिवर्तन होता है, तो ये क्या होगा, ये अभिकारक होगा। और इन अभिकारकों से जब ये यहाँ पे, इनमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जब नया पदार्थ बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो उत्पाद कहलाएगा। ठीक, तो अभिकारक और उत्पाद को भी समझ लेना। अब बात करते हैं हम किसकी, रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में तो किसको बोलते हैं? अब जैसे मैं बोलूँ आपको कि जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, तब क्या होता है, जिंक सल्फेट और जल का निर्माण होता है। जिंक सल्फेट और जल का निर्माण होता है। क्या करा, जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जब जिंक सल्फेट और जल का निर्माण होता है। अगर हम इसे वाक्य के रूप में देखें इस तरीके से, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है तो इसको काफ़ी लंबा हो गया, इसका अभिक्रिया का जो विवरण होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक, प्लस के सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या हुआ, जिंक सल्फेट बना,
और क्या हुआ, जल बना। ये क्या होंगे, अभिकर्मक या अभिकारक, उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई है, और जिन पदार्थों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक, तो ये क्या हुआ, इस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप हो गया। यही हुआ ना, इस रासायनिक अभिक्रिया अगर हम उसे वाक्य के रूप में लिखेंगे तो कितना बड़ा हो रहा है। देखो, जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तब जिंक सल्फेट और जल का निर्माण होता है। अब इसी को हमने किस में दिखा दिया, संक्षिप्त रूप में दिखा दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम शब्द समीकरण। इसी को क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, शब्द समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे Zn के कुछ प्रतीक होते हैं, प्रतीक समझते हो, इससे डिनोट करते हैं उसको। ठीक, कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ अणु सूत्र होते हैं। जैसे जल का अणु सूत्र होता है H2O। हम क्या करेंगे, शब्दों की जगह कुछ रासायनिक प्रतीक या सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे शब्दों की जगह। जैसे Zn, जिंक को हम किससे डिनोट करते हैं, Zn को हम जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं। जिंक का प्रतीक Zn हो गया, जिंक ऑक्साइड को से। तो इस तरीके से जो जल का अणु सूत्र हो गया वो क्या हो गया, H2 हो गया। इस तरीके से तो जो प्रतीकों और अणु सूत्रों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना, व्यक्त करना, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझे, नहीं समझे, देखो, प्रतीकों और अणु सूत्रों, प्रतीकों और अणु सूत्रों द्वारा किसको, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रियाओं को, सॉरी लिखा नहीं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त में व्यक्त करना, संक्षिप्त में व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझे, तो पहले क्या हुआ था, पहले हम उसका पूरा वाक्य के रूप में लिख रहे थे तो वो काफ़ी बड़ा हो रहा था उसका विवरण। तो क्या हुआ, फिर हमने उसको शब्दों में लिखा, संक्षिप्त करके। वाक्य को पहले हमने क्या करा, शब्दों में संक्षिप्त करके लिखा, तो उसको क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। अब फिर कुछ ये तत्व होते हैं, जो तत्व होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनको कुछ प्रतीक होते हैं, उनके कुछ अणु सूत्र होते हैं। तो उनको कुछ मतलब उनके प्रतीकों और अणु सूत्रों से इसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखने क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या होगा, प्रतीकों और अणु सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में व्यक्त करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब जिंक ऑक्साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, ZnO प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखेंगे, H2SO4, अणु सूत्र हो गया इसका। ठीक, अब क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, यानी ZnSO4 बनता है, प्लस क्या बनता है, जल H2। तो ये क्या होगा, ये रासायनिक समीकरण होगा, केमिकल इक्वेशन। तो ये किसका संक्षिप्त रूप हो गया, ये शब्द समीकरण का संक्षिप्त रूप हो गया। ये किसके द्वारा हुआ है, प्रतीकों और अणु सूत्रों द्वारा। प्रतीकों और अणु सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त में व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ZnO प्लस H2SO4, जिंक ऑक्साइड को जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और जल बनता है। ये संक्षिप्त रूप हो गया इसका, ये समझ में आया। बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया।